दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप उसका मार्केट कैप देखो कि ऑलमोस्ट 54 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। दैट मीन्स कि 53.70 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस को देखो, इसको 149 का करंट प्राइस चल रहा है। अगर मैं हाई की बात करूंगा तो 347 रुपये यानी कि 347 रुपीज़ का इसने हाई लगाया। 82.70 का इसने लो लगाया। 82 रुपये के आसपास लो था और उसके बाद देखो 350 के आसपास कंपनी गई और वापस से ये कंपनी 150 पर आ गई। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आप ये छोटी सी कंपनी पकड़ते हो, जो ये माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां होती हैं, जब आप इस तरीके की कंपनी पकड़ते हो तो क्या होता है कि अगर मार्केट गिरा, अगर मार्केट सपोज दैट मान के चलो अगर निफ्टी 10% गिरा, तो ये मान के तय रखना कि आपकी ये जो छोटी छोटी कंपनियां है ना, ये 70% तो मिनिमम टूट ही जाएगी। 70% मिनिमम। पर होता क्या है, जब मार्केट पॉजिटिव होता है ना, तो जो भी माइक्रो कैप कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां होती हैं, हो सकता है ये कंपनी 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस देख के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा माइक्रो कैप कंपनी में। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट कैप, जब ये जिन कंपनियों का छोटा सा मार्केट कैप होता है ना, आप इनको सस्ता देख के उठा तो लेते हो, पर इनका चूंकि मार्केट कैप बहुत थोड़ा सा होता है। आप सोच के देखो, किसी बंदे के पास अगर 54 करोड़ है, ठीक, इस तो सोचो पूरी कंपनी वो खरीद सकता है, क्योंकि 54 करोड़ का तो इसका मार्केट कैप है टोटल। रोज अपर सर्किट लगवाए, अगर कोई बंदा 50 करोड़ लेके बैठा हो ना इस शेयर के अंदर, रोज अपर सर्किट लगवाए वो, ठीक। तो इस वजह से ऐसी कंपनियों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। पर होता क्या है कि मैनिपुलेट भी आप कंपनी को तभी तक कर सकते हो जब तक उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग चल रहे हैं। जिस दिन फंडामेंटल्स वीक हो गए, वो लोग अपना पैसा निकल के भाग जाते हैं और होता क्या है, रिटेलर फंस जाता है। पर होता क्या है, अल्टीमेटली अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट कर रही है, सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है, मार्जिन उसके ठीक पड़ रहे हैं, ईपीएस उसका ग्रो कर रहा है, डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूअसली दे रही है, तो इससे क्या होता है कि अगर उस शेयर को मैनिपुलेट भी किया गया है ना, तो एक टाइम तक ही मैनिपुलेट किया जाएगा। फिर अल्टीमेटली जो मैनिपुलेटर होंगे ना, वो उस शेयर्स को लेके बैठ जाएंगे आपके पास और शेयर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा, ठीक। तो ये अच्छे मैनेजमेंट की निशानी होती है। आपको क्या करना होता है, दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना, जब भी आप माइक्रो कैप यानी कि छोटी कंपनियों को पकड़ते हो, रिटर्न आप उन्हीं से बना सकते हो जो छोटी कंपनियां हैं, ठीक। रिटर्न आप इन्फोसिस से इतनी जल्दी नहीं बनेगा, टीसीएस से इतनी जल्दी नहीं बनेगा, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर से इतनी जल्दी नहीं बनेगा। रिटर्न अगर आप शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा छापना चाहते हो, तो केवल ऐसी माइक्रो कैप कंपनियां ही आपको पकड़नी पड़ेंगी। बस कंपनी को पकड़ने का प्राइस ठीक होना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चाहिए, बिजनेस में कंपनी के दम होना चाहिए, मैनेजमेंट सॉलिड होना चाहिए, तभी वो कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि, और साथ ही साथ आपका एक, जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करने जाओ माइक्रो कैप में, तब आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर ये 70% शेयर टूट जाए तो हाँ, मैं वहां से एक्यूमुलेट कर सकता हूं। अगर ये कैपेसिटी है आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप माइक्रो कैप कंपनी के किंग बन सकते हो। और हजारों लोग ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में जिन्होंने माइक्रो कैप कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां पकड़ के बहुत आगे पैसा बनाया। इसमें से एक डॉली खन्ना जी भी हैं, जो छोटे से शेयर पकड़ती हैं और अच्छा सा पैसा बना लेती हैं, ठीक। अगर आप ऐसा कोशिश करते हो कि सपोज दैट आज मेरे पास 14-15 हज़ार की कैपिटल है, मैं छोटी सी कंपनी को पकड़ूं और इसके बाद में क्या हो, वो शेयर आधा टूट जाए। अब सपोज दैट देखो यार, किसी कंपनी ने, अगर किसी बंदे ने 347 रुपये में, पक्का होगा किसी ना किसी ने शेयर खरीदा होगा, 200-250 के आसपास इसको एवरेज भी कर लिया होगा। अब शेयर प्राइस 149 का चल रहा है। सोच के देखो ऐसा बंदा क्या करा होगा अभी तक। मेरे ख्याल से वो शायद निकल गया होगा ऐसे शेयर से, ठीक। तो इस वजह से अब होता क्या, कंपनी आप अगर सेल्स के रिजल्ट अच्छे पोस्ट करेगी, एक्सपेंस को कंट्रोल में रखेगी, ईपीएस लगातार इंक्रीज होता रहेगा, तो क्या होगा, वापस से खरीदारी आएगी। और जब वापस से ऐसी कंपनियों के अंदर खरीदारी आती है ना, तो मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई भी 50-60 करोड़ रुपए लेके पर डे बैठे तो इस शेयर में रोज अपर सर्किट लगवाए। 20-20% का सर्किट मुश्किल से लगते हैं इसको महीना 2 महीना, और शेयर में 400-500% का हिसाब किताब हो जाता है, काम हो जाता है। मार्केट कैप देखो, केवल 54 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई देखो, बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, बहुत सस्ता वैल्यूएशन है इसका, 3.46, ठीक। बुक वैल्यू 128 रुपए का। अब देखो करंट प्राइस 149 का चल रहा है। अगर देखो कंपनी आपको ये चेस करनी हो, तो कंपनी आप ऐसे देखो कि अभी ये मैं सेल्स आपको दिखाऊंगा। अगर सेल्स अच्छी पड़ रही है, इसकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में अगर इंक्रीमेंट है, तो बुक वैल्यू के आसपास इस शेयर को पकड़ के बैठ जाओ। शेयर बनता है तो अच्छी बात है, पैसा बनता है, और नहीं बनता है तो बुक वैल्यू के आसपास आपको सही वैल्यूएशन पे शेयर पड़ेगा। तो आने वाले समय में अगर एक अच्छा रिटर्न आया तो डेफिनेटली आप उसके मजे कर सकते हो। पर रिस्क आप जरूर एनालिसिस करना किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि क्या होता है, पैसा आपका है मेरे मित्रों, पैसा आपका बनेगा। अगर कुछ अनहोनी होती है तो वो भी आपके साथ होगी। तो दोनों का एनालिसिस खुद से करना। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ये कंपनी के अंदर बहुत गलत चीज मैं मानता हूं, क्योंकि जो भी कंपनियां डिविडेंड देती हैं उनमें प्राइस वाइज ग्रोथ तो कम देखने को मिलता है, पर होता क्या है कि वो कंपनियां एक अच्छा मैनेजमेंट की निशानी होती है। पर यार 54 करोड़ की कंपनी क्या ही मैनेजमेंट करेगा।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर कंपनी ये डिविडेंड नहीं दे रही है तो एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि सॉलिड नहीं बहुत बेहतरीन कंपनी, ये मैं पहली ऐसी कंपनी देख रहा हूं जहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 158% का है। इससे पहले मैंने किसी भी कंपनी का रिव्यू नहीं करा जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 158% से के आसपास हो। ठीक, इवन 100 तक मैंने नहीं किया। हालांकि मैंने कुछ कंपनियां अभी रिसेंटली देख रखी हैं जहां पर 100 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें टेक्नोक्राफ्ट हो गई, इसके साथ साथ इंगरसोल रैंड हो गई, जिन कंपनियों के पास अच्छा ROCE और ROE है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है। डेफिनेटली ये वापस से अगर 500 रुपये के आसपास ये कंपनी अगर गई तो आपको, चूंकि फेस वैल्यू फेस वैल्यू चूंकि इसका 10 रुपये का है, तो डेफिनेटली आपको स्प्लिट जरूर देखने को मिलेगा। मैं अभी जिस कंपनी की बात कर रहा था इसका नाम है चेन्नई फेरोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब चेन्नई फेरोस के दो और क्वालिटी अच्छी हैं कि जैसा कि इसका शेयर प्राइस नीचे गिरा है पर कंपनी ने एक्सपेंशन पे जोर दिया है, कंपनी ने अपने डेट को कम करने की कोशिश करी है। ये अच्छा रीजन होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए कि जब कंपनी का शेयर प्राइस टूटे तो फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके लिए कंपनी बेशक काम कर रही है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। जैसा कि मैंने आपसे कहा, टैक्स रेट सीम्स लो, तो अच्छी चीज़ है ये तो कंपनी के लिए, टैक्स रेट अगर लो है। अगर चलिए कुछ और चीज़ों की मैं बात करता हूँ। अब ये यहाँ से मैं बात करूँगा आपके सामने सेल्स की बात करूँगा। 30 करोड़ का सेल था जून 2022 में, सितंबर में 36 का आया, उसके बाद में देखो दिसंबर में कितना आया, 40 करोड़ का सेल। मैं अप्रॉक्सीमेटली करके चल रहा हूँ, हालांकि अगर राउंड ऑफ कर देंगे तो 31 करोड़ का इसमें, 37 करोड़ का इसमें, 41 करोड़ का यहाँ दिसंबर में। ठीक, सेल आया। अब सेल्स देखो, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, ना केवल इंक्रीज हो रहा है बल्कि मार्च 2022 के बाद से इसका सेल गिरा मार्च 2022 तक, और यही रीज़न रहा होगा कि मार्च 2022 तक तो 300-350 के आसपास इसका शेयर प्राइस पहुंच गया होगा। अब वापस से शेयर प्राइस कब ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा, जब इसका जो सेल होगा ना वो 31 मार्च के, जो अभी रिजल्ट्स आएंगे 31 मार्च वाले लास्ट क्वार्टर के, तो जब इसके रिजल्ट्स आएंगे ना, जब ये 54 करोड़ के सेल को बीट करके ऊपर ले जाएगा तो इसका क्या होगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा। हालांकि इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है सेल्स में ग्रोथ आएगा ही आएगा, और डेफिनेटली 54 करोड़ से नहीं आएगा, अगर अच्छा चला तो 70-80 करोड़ का सेल आएगा। अगर सेल में 100% के ऊपर का जंप मिला तो डेफिनेटली शेयर प्राइस नो डाउट कि यहाँ से डबल होते हुए देखने को मिलेगा। एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस पे भी कंपनी खर्चा कर रही है। 26 करोड़ का एक्सपेंस था जून में, फिर सितंबर में 36 का, और उसके बाद 40 का, ऑलमोस्ट नील हो गया। 40 का सेल हुआ, 40 का ही इन्होंने खर्चा कर दिया, जिसमें से मटेरियल कॉस्ट इनकी सबसे ज़्यादा पड़ जाती है 97% का, एम्प्लॉय कॉस्ट 1% की, और इससे ये पता चल रहा है कि मार्जिन्स कंपनी के बहुत कम निकल रहे होंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स देखो, आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 68 लाख का, फिर केवल 37 लाख का, उसके बाद केवल बचा 35 लाख का। वही रीजन है कि एक्सपेंस पे कंपनी का कंट्रोल नहीं है, और शायद एक्सपेंस कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से हो सकता है। EPS देखो, 10 का EPS चल रहा था अच्छा खासा, फिर 1 का EPS आ गया, फिर देखो 0.97 का EPS रह गया। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि क्या है कि एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, 0.97। तो मेरे मित्रों आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक इसका EPS 10 के ऊपर नहीं जाएगा, वापस से सुनो, जब तक इसका EPS वापस से 10 के ऊपर नहीं जाएगा, ये शेयर प्राइस 350 को पार नहीं करेगा। अब आपको डिसीजन लेना है क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो फोकस रखना, मैं ऑलरेडी वीडियो लाता रहता हूँ इसके लिए। मेरे मित्रों 2000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट चल रहा है, ऑलमोस्ट 1440 आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे मित्रों इससे क्या होगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाया जाए। मिशन 2000 है, आप अचीव करने में हेल्प करो, और मैं आपके लिए अच्छे स्टॉक्स लाता रहूँगा। EPS क्या है, 97.97 का EPS है। जब तक ये 10 का EPS पार नहीं करेगा, शेयर प्राइस 350 पार नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो डेफिनेटली स्टॉक मैनिपुलेट किया गया होगा। ठीक, कैपेसिटी एक्सपेंशन का देखते हैं क्या होता है। हालांकि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे इसके बाद आपको सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखने का रहेगा, क्योंकि अगर मार्च 2023 तक इनका सेल 96 करोड़ को बीट कर गया, एक्सपेंस में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ या सधे हुए एक्सपेंस आए, तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये शेयर प्राइस ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। पर ये 350 के आसपास तभी जाएगा जब तक EPS जो ये लास्ट में 10 का EPS था उसको क्रॉस नहीं करेगा। शेयर कैपिटल में कंपनी की अच्छी चीज़ है कि 4 करोड़ का शेयर कैपिटल है, ये इन्होंने लगातार मेंटेन करके रखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस, ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि मार्च 2022 में इसके रिजर्व एंड सरप्लस 38 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 42 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका था। यानी कि मार्च 2022 तक के जो रिजल्ट्स आ गए थे, एनुअल रिटर्न जो आ गए थे, उसको भी सितंबर में ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि 31 मार्च 2023 को जो ये रिजल्ट्स पेश करेंगे अभी, उसका क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी बीट करा हुआ होगा, सेल्स में ग्रोथ दिखने को आएगी, एक्सपेंस पे कंट्रोल होगा, EPS में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि ये शेयर प्राइस और भी आगे जाएगा, अगर जैसा कि मैंने आपसे बताया ये सारे काम होते हैं। प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, कंपनी ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी है,
देखो डेट रिडक्शन में इन्होंने काम किया है, और ना केवल काम किया, देखिए 32 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। कैपेसिटी एक्सपेंशन है, जो कैपेसिटी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं उसकी वजह से अगर इनका सेल्स में ग्रोथ आता है तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी आगे चलते हुए देखने को मिलेगा। अब देखो कैश का फ्लो भी आना चाहिए, कैश का फ्लो आना चाहिए। मार्च 2020 में नेगेटिव था कैश फ्लो, फिर उसके बाद में देखो 0 कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिलहाल इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे वहां पर क्या होगा, जोर से बोलो, मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे वहां पर क्या होगा, फाइनली कैश फ्लो होते हुए देखने को मिलेगा। पॉजिटिव कैश फ्लो रहे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। सबसे अच्छी चीज़, कोई भी कंपनी ऐसा क्या करती है, जो भी कंपनी को लेट में पेमेंट करते हैं, अगर ऐसे डेटर्स को हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लेट में पेमेंट करते हैं उस पर क्या होता है, मैक्सिमम बैड डेट हो जाता है, और जब मैक्सिमम बैड डेट हो जाता है तो क्या होता है, इससे कंपनी की बैलेंस शीट पर गलत इंपैक्ट पड़ता है, और जब कंपनी की बैलेंस शीट पर गलत इंपैक्ट पड़ता है तो इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाने के लिए नहीं आता है। जब इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाने के लिए नहीं आता है तो क्या करता है, या तो इन्वेस्टर्स बेचेगा या उससे दूर रहेगा। अगर इन्वेस्टर्स ने शेयर के प्राइस, अगर शेयर है उसके पास है, तो अगर इन्वेस्टर ने शेयर बेच दिया है तो शेयर नीचे आ जाएगा। जब शेयर नीचे आ जाएगा तो शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाएगा। जब शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है तो क्या होता है, जोर से बोलो, जब शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है तो क्या होता है कि भाई फिर वो दोबारा पलट के देखता नहीं है। इसका केवल एक रीज़न होता है कि डेटर डेज को उठा के कम किए जाएं ताकि कैश का फ्लो अच्छा रहे। मार्च 2021 में 177 दिन के इनके डेटा डेज थे, उसके बाद मार्च 2022 में 14 दिन के डेटा डेज बचे। किसी भी कंपनी का अगर डेटा डेज 45 दिन से कम होता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, इसका पास्ट हिस्ट्री ये कहती है कि मार्च 2020 में केवल 6 दिन के डेटा डेज थे, उसके बाद देखो डायरेक्ट कितना जंप हो गया, 177 दिन का डेटा डेज हो गए, और फिर से क्या हो गया, 14 दिन का डेटा डेज हो गया। यही रीज़न रहता है कि ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं ना, इनमें कुछ भी एक पॉइंट भी है, जैसे डेटा डेज हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, कि फंडामेंटल जरा से अच्छे आए तो तुरंत इनमें बहुत तगड़ा बैलेंस शीट बन जाती है। फंडामेंटल जरा से गड़बड़ हो गए, बिजनेस जरा सा गड़बड़ हुआ तो होता क्या है कि इसके ना फंडामेंटल्स बहुत बुरी तरीके से गिर भी जाते। पर ऐसा लगता है कि ये कंपनी कुछ बड़ा करेगी जरूर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करूंगा तो 70% के आसपास प्रमोटर, 70.86% का प्रमोटर होल्ड करके चलते हैं, बाकी 29.14 पब्लिक के पास होल्ड है। पब्लिक अच्छा खासा होल्ड करके इसके अंदर स्टेक चल रही है, क्योंकि 29% लोगों को ऐसा लगता है कि ये शेयर प्राइस आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकता है, और डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगता है कुछ अच्छा कर सकता है। फिलहाल देखते हैं सही कौन है, कि जो बेच के निकल जाएंगे वो सही है, या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं वो सही है। फ्यूचर में इसके बारे में पता चलेगा मेरे मित्रों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।